Hello students, welcome again to Swami Vivekanand Institute. This is Surbhi Jain and today we are going ahead with some questions to practice, okay? And unit number 5 which is mathematical reasoning and aptitude. Mathematical reasoning and aptitude जिसके कुछ questions हमने पहले भी किए हैं, आज भी हम कुछ questions practice करते हैं. They are very important kind of questions. Some students are having some doubts in these type of questions. जैसे मैं questions लेके आती हूँ तो मैं किस तरह के questions करा रही हूँ जिनमें students को कई बार doubt आते हैं और maybe their answers are wrong. तो उस तरह से मैच नहीं करते. तो हम आज मैं कराऊंगी क्वेश्चंस, आपको थोड़ा पता चलेगा किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, किस तरह से हमको वी जस्ट नीड टू एक टाइप से आपके लिए डायरेक्शन की तरह काम करेगा. मैंने बोला आपको इन तरह जो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करने के लिए क्या यूज करना है. जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया नंबर्स का, लेटर सीरीज की बात की है, नंबर सीरीज की बात की है, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स की बात की है एंड सो ऑन, पैटर्न्स बताए. तो उन सब का इस्तेमाल तो होगा ही, लेकिन साथ में क्या होगा, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस की पावर, जैसे आप कैसे एनालाइज करते हैं चीजों को, क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज करते हैं, वो भी यूज होगा. लेकिन कई बार क्या होता है, हम जिस तरह से एनालाइज कर रहे हैं हम एक ही सिमिलर वे में कर रहे हैं और मे बी वी आर डूइंग इट अ डिफरेंट वे, लेकिन क्या होता है इस तरह से हमारे आंसर नहीं आ रहा है और मे बी इट इज टेकिंग अ लॉन्ग रूट. तो क्या जिस तरह से मैं आज आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी तो उससे क्या हेल्प हो जाएगी कि हाँ, जिस तरह से मैं सोच के आपको करा रही हूँ, क्या पता आप उस तरह से नहीं सोचते हैं. एक बार आप उसको समझ जाएंगे उस पैटर्न को कि हाँ जी हम इस तरह से भी सोच सकते हैं. मे बी आप पर्सपेक्टिव कह सकते हो कि किसी चीज को देखने को, एनालाइज करने का तरीका कैसा है, पर्सपेक्टिव नहीं, एनालिसिस करने का क्या तरीका है प्रॉपर, वो समझ जाओगे आप मेरे क्वेश्चन जिस तरह मैं सॉल्व कराऊंगी. तो उससे आपको थोड़ा हेल्प होगी, समझ रहे हैं. तो इसलिए मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लाई हूँ क्योंकि मैंने बताया क्योंकि एक सिमिलर वे से आप कर रहे हैं, आंसर्स नहीं आ रहे. बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके इस वाले पोर्शन के क्वेश्चंस भी गलत होते हैं. हमें लगता है देखने में क्वेश्चंस इजी हैं, फॉर सो मेनी स्टूडेंट्स इट्स वेरी इजी एंड दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस यूनिट टू डू. इजीली स्कोरिंग है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो उसके बाद क्वेश्चंस हो जाते हैं. लेकिन थिंग यही है कि हम ठीक से एनालाइज नहीं कर पाते, हमारे आंसर्स उस तरह से मैच नहीं करते हैं. वी आर कंफ्यूज्ड इन बिटवीन दी ऑप्शंस. हालांकि टाइम लगना चाहिए सिर्फ 10 से 15 सेकंड, इवन कई बार थोड़ा ज्यादा भी लगता है, लेकिन जनरली क्या होता है कई बार 15 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड्स में भी इन क्वेश्चंस के आंसर्स हो जाते हैं, राइट. इवन लेसर टाइम में भी कई स्टूडेंट्स कर लेते हैं. तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको मास्टरी करना है. और मास्टरी एज इन मतलब कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज को ट्राई करना है. सो आज मैं एक ही इसी तरह का एक क्वेश्चन लेके आई जिसके कुछ पार्ट्स हैं, उसको आज हम सॉल्व करके देखते हैं. ठीक है. यूनिट नंबर 5 यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1. साथ में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होती है उसके लिए भी ये यूजफुल है, जैसे बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया एंड स्टेट लेवल, जोनल लेवल, अदर नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो उनमें भी अगर ये टॉपिक सिमिलर है सो इससे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू. सो मेरे साथ साथ आप सभी को क्वेश्चन सॉल्व करना है. क्लियर है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिट नंबर 5. स्पेशली मैं ये यूजीसी नेट जेआरएफ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा रही हूँ, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग दैट यूनिट नंबर 5 एंड सो ऑन, लाइक मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड. टॉपिक का नाम डिफरेंट हो सकता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो सकता है एंड सो ऑन. कैट की एग्जामिनेशन होती है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट हो सकती है, बट तब मेन कोर और मेन टॉपिक जो है वो सेम रहेगा. क्लियर है. तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आज हम कर रहे हैं. ठीक है. सो हियर वी गो. तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस. सो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे लाई हूँ, एक बड़ा पैसेज दिया है उसको अच्छे से पढ़ो एंड देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए उसको सॉल्व करो. जरूरी नहीं है ऐसा एग्जाम में आए क्या पता एक इन्फॉर्मेशन आ जाए और सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो. सो क्या करना है, हमें इस इन्फॉर्मेशन को पहले अच्छे से समझना, उसके बेसिस पे आंसर देने हैं. कई बार एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, एक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, क्या पता एक ही आ जाए. तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा, अगर एक ही क्वेश्चन आएगा आपको एनालाइज ज्यादा करना पड़ सकता है. सो इट डिपेंड्स. सो शॉर्ट में मेरा मतलब यही है कि हाँ, पेपर जैसे भी डिजाइन हो, यू नीड टू बी वेरी क्विक होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. और क्लैरिटी के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, अनकॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, सीधा लर्निंग पे नहीं वर्क करना है. यहाँ पे मेन है थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए. अच्छे से बेसिकली जाओ, लेकिन अच्छे से जाओ. ऐसा नहीं कि हम सीधा जंप कर रहे हैं. शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह पे थोड़ा कम ध्यान दो. हाँ, एक्चुअली दे आर इंपॉर्टेंट एट सम पॉइंट्स, दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट बहुत सारी नहीं करनी है ताकि वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बिकॉज एट टाइम्स दे क्रिएट द प्रॉब्लम्स. लर्निंग सो मेनी ट्रिक्स. सो इसको बेसिकली करके देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है. स्टडी द इन्फॉर्मेशन केयरफुली. हिंदी इंग्लिश मीडियम, मैंने हिंदी मीडियम नहीं लाई प्रॉपर्ली, बट आई एम एक्सप्लेनिंग इन हिंदी, सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इन हिंदी एज वेल. सो आई एम नॉट स्पेसिफिकली गिविंग यू द क्वेश्चन इन हिंदी मीडियम, ओके, बट इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले सारे स्टूडेंट्स इसको इजीली कर सकते हैं, राइट. स्टडी द इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. इस पैसेज को इन्फॉर्मेशन जो दी है इसको अच्छे से पढ़ना है और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस के आंसर देने, राइट. सो इन्फॉर्मेशन सेज व्हाट. अच्छा, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन टॉपिक कराया, पता है ना, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट,
एंड सो ऑन। तो कहीं से भी ये क्वेश्चन हो सकता है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कुछ भी मिक्स होकर आपस में भी मिक्स हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके नंबर सीरीज, लेटर सीरीज और सीटिंग अरेंजमेंट ये सब चीजें, डायरेक्शन वगैरह मिक्स नहीं, कहीं भी कुछ भी मिक्स होकर क्वेश्चन में आ सकता है। इफ द टॉपिक इज देयर, एनी कंबाइंड क्वेश्चन, any question that is having a mixture of all these contents or all these things may come into the examination. Okay, so you must be well prepared. Now 8 persons are sitting around, what are they saying? 8 persons are sitting around a square table. अभी तक हमने सर्कुलर टेबल या ओवल टेबल की बात की, ओवल शेप्ड टेबल की बात की। यहाँ पे कौन सी टेबल की शेप है? स्क्वायर शेप्ड। मैंने बताया जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हम कोशिश करें उसको प्लॉट करके देख ले, यू नो, प्लॉटिंग बहुत इजी होती है। तो 8 लोग बैठे हैं किसके चारों तरफ? एक स्क्वायर टेबल के। तो एक स्क्वायर बना दिया मैंने, है ना। स्क्वायर टेबल के चारों तरफ कुछ 8 पीपल बैठे हैं, 8 पीपल सिटिंग, है ना। नाउ in what way? Around a square table in such a way, इस तरीके से, in such a way 4 persons are sitting at 4 corners, मतलब 4 लोग 4 कॉर्नर्स पे बैठे हैं। क्लियर है? 4 जो लोग हैं वो 4 कॉर्नर्स पे बैठे हैं। तो एक यहाँ पे बैठ गया, वन इज हेयर एंड वन इज हेयर। क्लियर है? इसमें बता रहे क्वेश्चन में जिस तरह से बैठे हैं वो। देन एट 4 कॉर्नर्स एंड फेसिंग आउटसाइड। आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ। इनसाइड कब होगा? जैसे टेबल की तरफ हम करेंगे, जैसे इन केस दिस इज द टेबल एंड मैं टेबल की तरफ मुंह करके बैठी हूँ। आउटसाइड हो गया, मेरा टेबल से अपोजिट है, बाहर की तरफ। क्लियर है? क्या बोल रहे हैं? एंड फेसिंग आउटसाइड, बाहर की तरफ उनका फेसिंग है, सबकी इस तरफ, है ना, एक टाइप से ये दिख रहा है। नाउ while other 4 persons are sitting middle of each side, मतलब हर एक साइड के, हर एक भुजा के बीच में बैठे हैं बाकी 4 पीपल। तो कौन कौन सी भुजाएं हैं? 1 3 4, 4 साइड्स हो गई इसकी, इसके बीच में बैठे 1 2 3 4। सो ऐसे हो गए 8 पीपल हमारे। 4 पहले सिटिंग हो गई उनकी एंड 4 की अभी सिटिंग हो गई। इन चारों के फेसिंग आउटसाइड है, इनकी बात अभी नहीं बताई है हमें। So with while other 4 persons are sitting middle of each side and facing inside, उनका facing है inside, inside मतलब अंदर की तरफ, है ना। तो उनकी facing इधर है। और जब भी क्वेश्चन करेंगे कोशिश करना कि एक सेंट्रिक यू नो उनका एक, जब भी सर्कुलर या मतलब किसी एक टूवर्ड्स एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं तो सबकी फेसिंग एक तरफ हो तो ज्यादा अच्छा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा इजी लगेगा। अभी ये वाले आउटसाइड हो गए, वो वाले इनसाइड हो गए, है ना। इनकी फेसिंग इधर है, मतलब एक ऐसे हो गया, एक ऐसे बैठा है और एक ऐसे बैठा अंदर की तरफ करके, फेस ऐसे ऐसे अपोजिट वे में जा रहे हैं, है ना। तो उस तरह से क्वेश्चन एनालाइज करना है। मैंने बोला था पूरी डायरेक्शन चेंज हो जाती है उससे। क्लियर है? while other 4 persons are sitting middle of each side facing inside, इतना क्लियर है? यस। नाउ Q sits third to the right of R। Q कहाँ बैठा है? Q sits third, तो Q की पोजीशन जो भी है वो थर्ड है, टू द राइट ऑफ R। अब R की पोजीशन तो हमें नहीं पता, तो R के Q सिट्स, क्या बोल रहे? Q सिट्स थर्ड, तीसरे नंबर पे। पहले Q की बात करते हैं, मैं ऐसे करके बताती हूँ, आपको ये समझ आएगा। Q सिट्स थर्ड टू द राइट, मतलब ये राइट में है, तो थर्ड पे, ये थर्ड है, सेकंड ये फर्स्ट, है ना। और ये खुद की पोजीशन R, तो R के राइट में थर्ड पे, ये R की पोजीशन को तो खुद ही मानेंगे, इसको फर्स्ट थोड़ी ना काउंट करेंगे। सो आर के बाद ये फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड, तो आर के थर्ड पे राइट पे, थर्ड राइट पे कौन बैठा है? क्यू। क्लियर है अच्छे से ना? यस। नाउ टी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, टी सिट्स, टी कहाँ बैठा है? टी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ क्यू। क्यू के इमीडिएट नेबर कौन सा होगा? या तो ये होगा या फिर ये होगा। क्लियर है? सो अभी इसको इस पे प्लॉट करके देखते हैं पहले, है ना। जिसे माना, मैंने माना ये आर है, सो ये एक ब्लैंक हो गया, 1, ये सेकंड और ये थर्ड, इसके राइट में ऐसे जा रहे हैं ना, तो माना एक क्यू की पोजीशन हो गई। क्लियर है? क्यू के इमीडिएट नेबर की बात कर रहे हैं हम, क्यू के, उसके थर्ड लेफ्ट, इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, इतना क्लियर है। टी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट, क्यू जो टी बैठा है वो क्यू के लेफ्ट, किसके लेफ्ट बैठा है? पहले बता, थर्ड लेफ्ट है, 1 2 3, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये लेफ्ट की तरफ हो गया, ऐसे इस तरफ बना दिया मैंने, ठीक है। टू वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ क्यू, तो क्यू के इमीडिएट नेबर्स कौन कौन से हैं? एक तो ये है और एक ये है, लेकिन वो इस तरफ माना जाएगा ना, क्योंकि लेफ्ट तो इधर ही आएगा ना। क्यू के इमीडिएट नेबर कौन है? ये है,
क्यू का इमीडिएट नेबर तो ये वाला है ना, ये वाला है। आई एम सॉरी, क्यू का इमीडिएट नेबर ये वाला है। सो इसके थर्ड लेफ्ट पे 1 2 3 एक टाइप से यहाँ पर टी की पोजीशन आ रही है ना, जैसे मैंने यहाँ ये ऐसे बताया था, इसको तो हम एक्सक्लूड कर देंगे, है ना। क्लियर है मैंने कैसे बताया ये कि टी की पोजीशन कैसे डिसाइड हुई। क्यू का इमीडिएट नेबर जो ये वाला हो गया, इमीडिएट मतलब बिल्कुल तुरंत होता ना, इमीडिएट मतलब तुरंत बिल्कुल एकदम पास में जो बैठा है। सो इसके इमीडिएट वाले दो नेबर्स हो गए, लेकिन लेफ्ट साइड बोल रहे हैं। सो इमीडिएट नेबर वाला हो गया लेफ्ट वाला, मतलब इधर वाला हो गया, एंड लेफ्ट साइड उसके लेफ्ट पे। अब देखो इमीडिएट नेबर कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो ये भी है, एक ये भी है। दोबारा ध्यान से क्वेश्चन सुनो, दो चीज है इस क्वेश्चन में। क्यू के दो इमीडिएट नेबर है, एक तो ये पहले वाला और एक बाद वाला, और जो इसके इमीडिएट नेबर है उसके थर्ड लेफ्ट है हमारा टी। सो अगर इसके थर्ड लेफ्ट है टी तो 1 2 3 ये आ गया टी की पोजीशन। लेकिन इमीडिएट नेबर ये भी तो हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं 1 2 3, तो टी की पोजीशन ये भी तो हो सकती है ना, क्योंकि इमीडिएट नेबर तो ये भी है, इमीडिएट नेबर के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे, क्यू के इमीडिएट नेबर के थर्ड लेफ्ट। सो दो पोजीशन हमें टी की लग रही है, अभी कोई एक ही होगी इनमें से, है ना। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन की जितनी पॉसिबिलिटीज है सारी पॉसिबिलिटीज को हमेशा लेके चलना है, तभी क्वेश्चन पूरा समझ आएगा, अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी सभी को। क्लियर है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का, समझने में टाइम लगेगा, इसको प्लॉटिंग करने में टाइम लगेगा। स्टूडेंट्स दो प्लेसेस से कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे राइट के अकॉर्डिंग करें लेफ्ट के अकॉर्डिंग करें। तो अभी देखो मैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज लेके चल रही हूँ, हमारे पास जितनी पॉसिबिलिटीज है विल हैव टू टेक ऑल दोस पॉसिबिलिटीज विद अस। ओके, सो नाउ S sits second to the right of 1। क्या बोल रहे हैं, S sits, S कहां बैठा है, S sits second, S की पोजीशन है सेकंड पे, टू द राइट ऑफ किसके राइट पे, मतलब राइट पे है, सेकंड राइट, फर्स्ट सेकंड, S की पोजीशन होगी फर्स्ट सेकंड, टू द राइट ऑफ द वन ऑफ हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ T। क्लियर है, कितनी लंबी स्टेटमेंट दिख रही है देखने में। क्या बोल रहे हैं, S सिट्स सेकंड, तो S की पोजीशन सेकंड बना दी, यहाँ पे जो भी है सेकंड टू द राइट, तो फर्स्ट एंड सेकंड। सो ये जो भी पर्सन है इसके सेकंड राइट पे हमारा S बैठा है, ये मैंने पहले ही सिट कर दिया, चलो इसकी सिटिंग पोजीशन बना दी राइट ऑफ। अब किसके राइट ऑफ, ये इसकी पोजीशन की बात कर रहे हैं, टू द राइट ऑफ, अब किसके राइट ऑफ द वन, उस एक के सेकंड टू द राइट ऑफ T, जो T के सेकंड राइट पे बैठा है। तो T का सेकंड राइट देखेंगे यहां से तो 1 2, यहां तो पहले क्यू बैठा है ना। सो मतलब इस समझ आ रहा है कि T के राइट पे जो सेकंड बैठा है उसके सेकंड पे हमारा S बैठा है 1 2, तो S की पोजीशन एक ये हो जा सकती है पहला केस। अगर T की पोजीशन ये है तो T के क्या बोल रहे हैं सेकंड पे 1 2, यहाँ पे जो भी पर्सन होगा उसके सेकंड पे तो नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे एस क्यू की पोजीशन आ रही है, तो इसका मतलब ये वाली पोजीशन हमारी क्यू एस टी की नहीं हो सकती। कुछ समझ आया मैंने क्या बोला, फिर से सुनो ध्यान से क्वेश्चन में क्या बात मैंने करी है। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा मैनिपुलेटिव लगेगा लेकिन है नहीं। एस की पोजीशन बोलिए सेकंड टू द राइट, तो एस की पोजीशन सेकंड राइट पे है, तो ये फर्स्ट वाला प्लेस हो गया, ये सेकंड वाला प्लेस हो गया। क्लियर है मैंने क्या बोला, एस की दो पोजीशंस बताई हैं, एस का क्योंकि ये इसी का मेन पार्ट है, उसके बाद तो क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, जो पार्ट्स होंगे उसमें इतना टफ नहीं हो शायद, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि मेन इसको सॉल्व करना है हमें। सो एस राइट पे है, सेकंड राइट पे ये पोजीशन आ गई ना 1 2, इसके किसी एक पर्सन के सेकंड राइट पे है, इतना क्लियर है। यस, लेकिन वो पर्सन कौन है, द वन, अब जो राइट पे पर्सन है इज द वन ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ टी, जो टी के सेकंड राइट पे है, तो टी की दो पोजीशन बन रही थी, सेकंड राइट पे देखते हैं क्या आएगा 1 2, ये जो पर्सन है इसके सेकंड पे हमारी एस है ना, क्योंकि ये पर्सन के लिए बता रहे हैं ये सेकंड ऑफ टी है, दिस पर्सन आई गेस क्लियर विजिबल नहीं है, तो दिस पर्सन इज सेकंड राइट ऑफ टी, राइट एस है सेकंड ऑफ दिस पर्सन 1 2, लेकिन ये पर्सन भी टी का सेकंड है, सेकंड राइट, तो टी का सेकंड राइट कौन सा होगा 1, ये है इसकी पोजीशन, तो 1 2 ये सेकंड राइट होगा। अब इसके सेकंड राइट पे हमारा ऐसा आएगा 1 2, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी क्यू है, तो इसका मतलब ये टी की पोजीशन गलत है, हमारा कंक्लूजन निकल गया टी की ये पोजीशन ही नहीं होनी चाहिए, हमारा कंक्लूजन क्लियर हो गया कि हमारी टी की पोजीशन ये है राइट। अब टी के सेकंड राइट पे अगर हम जाते हैं 1 2 पे जो भी पर्सन बैठा है उसके सेकंड राइट पे हमारा एस है, तो 1 2 एस की पोजीशन भी मुझे क्लियर हो गई। इज इट क्लियर टू यू ऑल स्टूडेंट्स, इज इट गेटिंग क्लियर। टी अपने आप एलिमिनेट हो गया कि हाँ जी ये वाली पोजीशन नहीं है टी की। सो इस तरह से एलिमिनेट होती है पोजीशन, है ना, आर टी ब्लैंक एस ब्लैंक एस, इतना क्लियर हो गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ पी नीदर इमीडिएट नेबर ऑफ आर नॉर क्यू। पी ना तो आर का और ना ही क्यू का एकदम पड़ोसी है। पी ना तो आर के बराबर में आएगा, मतलब यहाँ पे ना पी आएगा, यहाँ तो है ही नहीं, और ना क्यू के इधर आएगा और ना इधर आएगा। क्लियर है? सो ये दो पोजीशन भी क्यू की पी की नहीं है और ये भी नहीं है, तो कौन सी बची फिर? 1 2 3 4 5 6 7, देयर 7 प्लेसेस। 7 प्लेसेस होगा, लेकिन हमारे पर्सन कितने हैं? 8 है। अगर मैं इन सबको एक साथ ऐसे फोल्ड कर दूंगी, ऐसे मतलब यूं ले लूंगी, तो वो स्क्वायर सेटिंग भी आ जाएगा। तो मैं अभी लीनियर के वे में बता रही हूँ, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है एज ऑफ नाउ। क्लियर है? लेकिन अभी एक छोटी सी चीज सोचना कि हमारे जो अल्टरनेट है उसका अपोजिट भी मीनिंग जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जो अल्टरनेट बैठे हैं उसका मीनिंग भी अपोजिट जाएगा। जैसे अगर ये वाला पर्सन है, ये देखो ना, इसका फेसिंग इधर है, तो अगर इसके राइट की बात करती हूँ तो एक्चुअल में इसका राइट नहीं, इसका लेफ्ट माना जाएगा, क्योंकि सबका एक तरह से माना जाएगा ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ इस क्वेश्चन में? बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि ये पर्सन का अगर मैं राइट बोलती हूँ, इस पर्सन का राइट ये वाला है, लेकिन इस पर्सन का राइट ये वाला जा रहा है, जबकि राइट के अकॉर्डिंग तो यही सारा राइट होना चाहिए ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये वाला राइट है, लेकिन इस पर्सन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये इधर बाहर की तरफ मुड़ करके बैठा है, इसका राइट ये हो रहा है, तो ये उल्टा पड़ रहा है ना केस। तो ऑल्टरनेट पे जो बैठे हैं पोजीशन पे लोग, ये वाला पर्सन, इसके अगर राइट की बात करेंगे तो इसके लेफ्ट को मानेंगे हम, तभी तो हम प्रॉपर राइट जाएंगे, क्योंकि हमें एक कॉमन मेजरमेंट लेना है, एक कॉमन यूनिट लेनी है बेसिकली, नॉट मेजरमेंट, वी आर सपोज टू टेक अ कॉमन यूनिट जिससे हम कर सके क्वेश्चन। हर बार राइट का मतलब राइट नहीं जाएगा, रीजन भी क्योंकि अल्टरनेटिवली बैठे हैं, एक इधर इधर मुंह है, एक का दूसरा मुंह इधर है, एक का इनसाइड है, एक का आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड। सो अगर हम राइट की बात करें तो इसके लेफ्ट की बात होगी, इसके राइट की बात करें तो इसके लेफ्ट की बात होगी। इज इट गेटिंग क्लियर मैं क्या बोल रही हूँ? आई गेस सबको क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है? सो इस क्वेश्चन में ये जो चीजें चल रही है समझ आ रही है थोड़ी सी? तो मतलब ये अगर मैं ऐसे कर रही हूँ तो मुझे कैसे समझ आएगा? मतलब इसमें इन्फॉर्मेशन भी ऐसे मिक्स ही दी है। इसके राइट की बात कर रहे हैं, ये भी नहीं पता कि कॉर्नर पे कौन से बैठे हैं। अगर कोई कॉर्नर वाला पर्सन क्लियर हो तो हम बता सकते हैं कि हाँ जी चलो इसके बेस पे हम करेंगे क्वेश्चन। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? पहले भी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन को प्लॉट करते हैं, फिर देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। पी इज नीदर इमीडिएट नेबर ऑफ आर नॉर क्यू। पी ना तो आर के बराबर में है, 1 2 3 4 5 6 7 ये प्लेसेस हो गए है ना। अगर हमारा एडिशनल प्लेस की बात करें, 8th यहाँ पे होगा या फिर 8th यहाँ पे होगा, मतलब 8 एक ही तो होगा पर्सन है ना। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि लीनियर अरेंजमेंट तो है नहीं है। अगर इसको अगर हम डालते हैं, आर यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, आर के जस्ट बाद टी लिखा मैंने है ना, एंड देन उसके बाद एस हो गया हमारा। क्यू के कितने बाद? क्यू के बाद 1 बार छोड़ के हमारा एस आ गया। दिस इज एस है ना। नाउ 8th पर्सन हमारा क्या है? आर के बराबर में इन्होंने बोला है, ये तो आर के बराबर में, ना तो आर के पास में ना ही क्यू के पास में हमारा पी है। तो आर के पास कौन सी पोजीशन होगी? यहाँ तो हो ही नहीं सकता क्यू पी, और ना ही यहाँ पी हो सकता, पी यहाँ भी नहीं हो सकता, और ना ही क्यू के यहाँ हो सकता। तो कौन सी पोजीशन बची पी के लिए? ये वाली बची ना, क्योंकि बाकी यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ कोई आ चुका है, यहाँ आ नहीं सकता, तो यही बची ना पोजीशन। पी की पोजीशन क्लियर हो गई? हो गई। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, आई गेस आप जिनको समझ आ रहा है वो थोड़ा इजीली प्लॉट भी कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, बार बार रीड करके अपने पेस पे अपनी स्पीड से वो रीड करके इसको आंसर को कर सकते हैं, और साथ साथ करते रहना। आई गेस स्टूडेंट्स आर डूइंग इट है ना। क्लियर है? नाउ वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू। वी कहाँ बैठा है? वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू। अब वी यू के थर्ड राइट पे है। अब हमारा ये स्पेस तो पूरा डिसाइड हो गया है ना। सो वी के माना वी की पोजीशन ये है, हमें नहीं पता, पी और एस की तो हो गई हमारी। अगर ये वी है, वी के थर्ड राइट पे, इसका राइट कौन सा होगा? इसका जो राइट होगा उसको हम लेफ्ट मान लेंगे। अब हमें पता नहीं ना, हमारे कॉर्नर्स वाले ये दो रह गए हैं, ये दो कॉर्नर्स वाले रह गए हैं ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? येस और नो पहले तो ये बताइए, इज इट गेटिंग क्लियर्ड और नॉट? पर इसमें एक ही चीज बताइए, क्वेश्चंस पर्सन इनसाइड बैठे हैं और आउटसाइड करके बैठे हैं फेसिंग, तो उस केस में हम क्वेश्चन को कैसे कंसीडर करेंगे? मुझे छोटा सा ये चीज बताइए पहले। क्या किसी को ये क्लियर हो रहा है कि हम कैसे लेंगे? ये तो बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन नहीं आ गई है यहाँ पर? आ गई है ना थोड़ी सी। अरे भाई जो इसका राइट है तो वो तो इसके अकॉर्डिंग तो लेफ्ट जा रहा है, हमें तो कॉमन लेके चलना है ना, हम कैसे करें? ये बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करें? अब मैंने आपको जानबूझ के स्टक करवाया है, जैसे भी है, आप कैसे होगा ये क्वेश्चन बताइए। हाँ, कैसे करा जाएगा क्वेश्चन को? एक कॉमन यूनिट कैसे ली जाएगी? हाँ, हम ऑल्टरनेटिव देखेंगे है ना। अगर हमको स्टार्टिंग में आर की पोजीशन पता है,
अगर मैं आर के राइट की बात कर रही हूं, सो अब आर को मैंने राइट माना है ना, तो आर वाला राइट माना जाएगा, और जो इसका है टी के राइट की मतलब है टी का लेफ्ट, क्योंकि ये इनसाइड फेसिंग वाला आ गया। कुछ समझ आया मैंने क्या बोला क्वेश्चन में? किसी को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? इज इट गेटिंग क्लियर और नॉट? यस और नो? दैट यू नो दिस, इस पूरे में होगा कैसे, कैसे करेंगे इसको कि आर जो हमारा है, अगर इसका राइट की बात ये वाली हो रही है, तो टी की जो बात हो रही है वो टी के राइट को बोलेंगे तो हम लेफ्ट मानेंगे। रीजन क्योंकि वो अपोजिट जा रहा है, रीजन बिकॉज इट इज गोइंग अपोजिट। इज इट गेटिंग क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस और नो? है ना? उस तरह से हम लेंगे। सो वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू। अब इस क्वेश्चन को ये बताइए कहां पे मेरी मिस्टेक गई है, इस क्वेश्चन में मिस्टेक कहां गई है मेरी? हाँ, आर की अकॉर्डिंग मैंने ये लिया, लेकिन जब मैं टी की बात करूंगी, टी के राइट की बात आई थी, ये बोल रहे थे ना दैट यहाँ पे एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ टी। सेकंड ऑफ राइट ऑफ टी मतलब टी के सेकंड राइट की बात करें तो टी का राइट ये वाला नहीं बनेगा, टी का राइट ये वाला बनेगा। रीजन क्योंकि इन दोनों की फेसिंग अपोजिट है, और ये दोनों नेबर्स बने हुए हैं, जो नेबर्स हैं उनकी फेसिंग अपोजिट है। तो अगर हमने राइट आर के राइट को राइट सही माना है, तो टी का राइट राइट नहीं होगा, टी का राइट लेफ्ट माना जाएगा। समझ आ रहा है किसी को ये क्वेश्चन या नहीं? अगर किसी का कॉन्सेप्चुअल डाउट आ रहा है तो मुझसे अभी पूछिए, कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट कीजिए। द स्टूडेंट्स हु आर करेंटली वाचिंग दिस वीडियो, एंड मुझसे कमेंट करके पूछिए कि हाँ जी मैम ये कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है हमें, या अगर आपको क्लियर हो रहा है तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है? सो क्या बोल रहे हैं, वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू, उतना क्लियर हो गया। सो टी के अकॉर्डिंग जो मैंने बात की है सेकंड पे सेकंड, तो वो इधर ना आके हमारा किधर जाएगा, टी का राइट की बात करें तो टी का राइट ये वाला हो जाएगा 1 2, सेकंड राइट पे सेकंड 1, टी के सेकंड राइट। क्या बोल रहे फिर से दोबारा सुनो, एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ टी। टी के राइट पे सेकंड पे कौन बैठा है? टी के राइट पे 1 2 ये वाला बैठा है, और इसके सेकंड राइट पे कौन बैठा है? एस, है ना? पर ये तो 1 2 टी की पोजीशन वापस नहीं आ गई, कैसे हुआ ये क्वेश्चन? अभी मैं आपको पजलिंग क्यों बता रही, क्योंकि जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स करते हैं ना, तो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, उनको यही पजल रहता है कि क्वेश्चन को करें कैसे, उन्हें यही समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चन को कंप्लीट कैसे करना है। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को टाइम दे रही हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ। स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा है, जिस तरह से मैं कंफ्यूज होती लग रही हूँ ना आपको, यहाँ पे ऐसा लग रहा है मैम को कंफ्यूजन मैम कर रही है, लेकिन अब तो ये गलत जा रहा है, अभी तो हमें समझ आ रहा था अब नहीं आ रहा है, तो कैसे सही जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? इस तरह के ही डाउट स्टूडेंट्स के आते हैं एग्जाम के टाइम, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन में मिस्टेक करके आते हैं। तो उस केस में क्या किया जाएगा? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जैसे ये वाली ब्लैंक्स हो गए भाई, राइट लेफ्ट कैसे बता दिया मैंने? पहले तो नॉर्मल चल रहा था, लेकिन मैंने एक चीज बताई है, जिनका फेसिंग इनवर्ड है एक का फेसिंग आउटवर्ड है। अब मैं आप इधर मेरा फेस है, जहां पे मेरा फेस है इसके अकॉर्डिंग मेरा राइट ये वाला है, ध्यान रखना ये वाला राइट है, जहां पे क्यू लिखा है ये मेरा राइट है, दिख रहा है? क्योंकि मेरा फेसिंग मैं बोल रही हूँ आउटसाइड है, मेरा फेसिंग आउटसाइड है। अब मैं फेसिंग कर रही हूँ इनसाइड, मेरा फेसिंग इनसाइड हो गया। मेरा राइट कौन सा हो रहा है? जहां पे ये टाइम लिखा है। अब देखा इस क्वेश्चन में, इसी डायग्राम से देखो, तो भाई मैं अभी राइट पहले इसको बोल रही थी, अब राइट इसको बोल रही, तो राइट किसको माने हम किसको राइट माने? तो राइट उसी को मानेंगे द वन, एक कॉमन को रखना पड़ेगा राइट, कि भाई आउटसाइड वाले के पर्सपेक्टिव को राइट मानेंगे या हमारे वाले को एक सही मानेंगे, क्योंकि हमें कॉमन ग्राउंड पे आना है, तभी हम कॉमन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, तुम्हारा लेफ्ट मेरा राइट तुम्हारा राइट, इट विल नॉट गो। सो इस केस में हम क्या करेंगे, एक कॉमन पर्सन को रख लेंगे। माना मैं जो आउटसाइड बैठी हूँ, मेरे राइट को राइट मान लिया, मेरे राइट को राइट मान लिया, तो इसका मतलब अब मैं ये बोल रही हूँ ये राइट है बस, और ये वाला लेफ्ट है, ये मैंने मान लिया है। ठीक है, अब मैं इनसाइड बैठी हूँ ना, तो अगर मैं बोल रही हूँ मैं राइट मूव कर रही हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ मैं इनसाइड हूँ, अब मेरे राइट पे, मेरे जस्ट राइट पे शमिता बैठी है। इनकेस मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, मेरे जस्ट, मैं इनसाइड मेरा फेसिंग है, मेरे राइट पे शमिता बैठी है, मेरे राइट पे शमिता बैठी है, राइट मेरा ये है, शमिता बैठी है। क्लियर है? तो शमिता यहाँ बैठी है, लेकिन हम इसको लेफ्ट मानेंगे। मेरे अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ मेरे राइट पे शमिता बैठी है, लेकिन क्वेश्चन में जब हम प्लॉट करेंगे तो हम लिखेंगे मेरे लेफ्ट पे शमिता बैठी है, क्योंकि ये तो लेफ्ट है ना, मेरा राइट दिख रहा है, लेकिन ये तो लेफ्ट रखा है हमने, इसका नाम लेफ्ट रख दिया हमने, क्योंकि डायरेक्शन तो एक ही रहेगी ना, एक लेफ्ट रहेगी एक राइट रहेगी। जब इस अकॉर्डिंग ये लेफ्ट मान लिया, ये राइट मान लिया, सो अब सबके अकॉर्डिंग ये लेफ्ट राइट ही रहेगा। तो अगर मैं राइट में बोल रही हूँ मेरे शमिता बैठी है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये राइट है, लेकिन ये राइट लेफ्ट दिख रहा है,
सो मेरे राइट में शमिता मतलब हो गया मेरे लेफ्ट में शमिता, तो हम लेफ्ट में शमिता लिखेंगे। इनके साथ मैं आर की पोजीशन बता रही हूँ, मेरे राइट में मैं पूरी शमिता है, तो मैं अपने राइट में शमिता नहीं मानूंगी, मैं अपने लेफ्ट में शमिता लिखूंगी। मतलब क्वेश्चन में राइट बोल रहा है तब भी लेफ्ट लिखेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने किसी और को कॉमन माना है, तो शमिता यहाँ पे आएगी, यहाँ नहीं आएगी जहाँ पे टी लिखा है। एग्जाम्पल के लिए सबको ये क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? आई एम सॉरी, इज इट ऑल क्लियर? जैसे कॉमन यूनिट हम लेंगे उसके बाद हम प्लॉटिंग करेंगे, समझ आ रहा है? और जो भी पहले पर्सन का नाम यहाँ पे डिस्कशन होगा, माना क्यू की बात हुई थी जैसे सबसे पहले यहाँ पर कि हाँ क्यू सिट्स, तो क्यू की बात होगी तो क्यू के राइट, अगर क्यू के राइट या लेफ्ट जो भी बात हो रही है, क्यू का राइट वाले को सही मान लिया राइट, क्यू के लेफ्ट वाले को लेफ्ट मान लिया, और उसके बाद हर एक अल्टरनेटिव पोजीशन पे पर्सन के पोजीशन के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज मानेंगे, है ना? जैसे इन केस के एग्जाम्पल के लिए मैं इस पूरे को भी रब कर रही हूँ क्योंकि ये समझना जरूरी है, ये बेसिक क्लैरिटी ही जरूरी है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ही जरूरी है। अगर ये क्लियर हो गई, क्वेश्चन मार्क्स डन हो जाएगा। ठीक है, अभी क्यू है, क्यू क्यू के राइट की बात हो रही है, क्यू के लेफ्ट की बात हो रही है ना? अब माना यहाँ पे जो पर्सन बैठा है, अब इसका अगर जब भी इसके राइट की बात होगी ना, तो भी हम लेफ्ट में जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों की फेसिंग अपोजिट है। कैसे पता चला मुझे फेसिंग अपोजिट? ये आउटसाइड फेसिंग है, ये भी आउटसाइड फेसिंग है, क्वेश्चन में मेंशन किया था ये भी आउटसाइड फेसिंग है और ये भी आउटसाइड फेसिंग है, और ये सारे इनसाइड फेसिंग है ना? और ये ऑल्टरनेटिवली दिख रहा है, आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड इनसाइड। क्लियर है? इस डायग्राम से मुझे पता चला कि हाँ जी अपोजिटली जा रहा है, सो मैंने ऐसे ही कर दिया। ठीक है, सो अगर मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आई एम सॉरी, अगर मैं उसी डायग्राम की बात करती हूँ, है ना, तो यहाँ पर मेरा क्या है, माना क्यू है, तो अगर मैं इसके राइट की बात करती हूँ तो ये वाला राइट होगा, ये राइट होगा, ये भी राइट होगा, ये भी राइट होगा, ये भी राइट, और ये भी राइट, दिस ऑल्सो राइट, यानी इसका राइट ये खुद ही हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर मैं इसके राइट की बात करती हूँ तो इसके राइट की बात कौन सी होगी? ये होगी, अपोजिट जाएगा। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? पहले इतना जिस चीज को क्लियर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट में यस करके बोलिए हाँ जी क्लियर है, और जिसको कोई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में प्रॉब्लम हो रही है, ये जो मैं समझा रही हूँ ये क्लियर नहीं हो रहा है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं फिर से एक प्रॉपर लेक्चर ले आऊंगी, इसमें मैं इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा दूंगी। आई रियली डोंट थिंक कि इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें थोड़ा सा अपनी ब्रेन की एप्टीट्यूड को यूज करना है, मेंटल रीजनिंग को यूज करना है, अगर वो कर पाएंगे तो ईजिली हो जाएगा। बहुत सिंपल सी लॉजिक जा रहा है, अगर इसका राइट हो गया तो इसके अकॉर्डिंग लेफ्ट जाएगा, क्योंकि दोनों के फेसिंग अपोजिट है इसका राइट राइट ही माना जाएगा, लेकिन इसका राइट लेफ्ट माना जाएगा, इसका राइट लेफ्ट माना जाएगा, ये चारों की पोजीशन सिमिलर वे में काम करेगी और इन चारों की सेम वे में काम करेगी। अगर इसका राइट को राइट माना है तो इसका राइट लेफ्ट होगा, अपोजिटली जाएगा। इतना क्लियर है? जिसको ये क्लियर हो गया, अब इस क्वेश्चन का फिर से मुझे प्लॉटिंग चाहिए, फटाफट से प्लॉट करो, 2 मिनट में दे रही हूँ स्टूडेंट्स को, प्लॉट कीजिए, फिर फटाफट से मैं प्लॉट करके दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से ये क्वेश्चन होगा। आई एम ट्राइंग टू मेक दिस सेशन लिटिल इंटरेक्टिव, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा एप्टीट्यूड को यूज करना है, अच्छे से प्लॉटिंग करनी आनी चाहिए। क्लियर है? आई होप दिस होल थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, टू ईच ऑफ यू इवन, है ना? फटाफट से इसकी प्लॉटिंग कीजिए। आई हैव you all students have started doing it, right? क्योंकि मैंने सीटिंग अरेंजमेंट आपको कराया है, लेकिन मैंने सिर्फ सेंट्रिक वाला कराया है, ऑल द पीपल आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन कराया अभी टॉपिक में इंट्रोडक्शन में। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, सो आई रियली वांट यू टू डू विद द हेल्प ऑफ दैट। एंड इन केस किसी को कॉन्सेप्ट देखने हो अलग से इसके क्वेश्चन के थ्रू, तो भी आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आई विल जस्ट ब्रिंग अ वीडियो फॉर दैट ऑल्सो। हाँ जी, आई होप स्टूडेंट्स ने बना लिया होगा। टेक 10 more seconds to just draw, 10 to 15 more seconds to draw for this। कैसे होगा 8% का? एंड कई स्टूडेंट्स को अगर ये डाउट है कि मैंने लीनियर वे में क्यों किया, बस वो समझाने के लिए इसके राइट में ये आप वैसे स्क्वायर का डायग्राम बना के स्क्वायर शीटिंग अरेंजमेंट बना के भी करेंगे तो राइट के अकॉर्डिंग राइट जाएगा, लेफ्ट के अकॉर्डिंग लेफ्ट जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। इज ऑल क्लियर? और मैं उसी के थ्रू बताऊंगी अब, ठीक है, उसी के थ्रू बताऊंगी मैं। क्लियर है? चलिए फटाफट से कीजिए इसको। सो स्टूडेंट्स आई होप सबने कर लिया होगा ये,
जिसने नहीं किया मैं बताती हूँ कैसे होगा इसका प्लॉटिंग। सो क्या ये चीज समझ आई सबको कि डायरेक्शन का मैटर करेगा। इफ वी आर सिटिंग इफ वी आर फेसिंग इनसाइड एंड इफ वी आर फेसिंग आउटसाइड, उसका इफेक्ट आएगा और उस इफेक्ट को लेके ही हम इसको प्लॉटिंग करेंगे। और मैंने यही बोला इसकी प्लॉटिंग जिसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो गलत तो सारे 5 या 10 क्वेश्चन जितने भी इसके साथ है वो सबके सब गलत। सो प्रॉब्लम क्या आएगी इस तरह के क्वेश्चंस में, जब फेसिंग इनवर्ड एंड आउटसाइड होगा, तो इनसाइड एंड आउटसाइड होगा, मतलब इनवर्ड अपोजिट डायरेक्शंस आएंगी, तो हमें उसमें डिफरेंटली लेना पड़ेगा। क्लियर है? सो इसका बताती हूँ कैसे जाएगा, अब ध्यान से देखना सब। नाउ व्हाट आर दे सेइंग दैट 8 persons आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, पता ही है ये हमको, है ना। अब मैं फटाफट से एक स्क्वायर टेबल बना रही हूँ और मैं लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बता रही, मैं इसी के थ्रू बता रही हूँ, क्योंकि शायद कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकती है, तो बेटर इसी की तरह से करते हैं। थोड़ा सा वैसे हम देख लेंगे, ठीक है। 1 ये भी बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा आई विल जस्ट मेक डायरेक्टली द अरेंजमेंट्स, क्योंकि कुछ यहाँ बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 पर्सन सीटेड हैं, है ना। 4 जो कॉर्नर्स पे बैठे हैं उनकी फेसिंग आउटसाइड है, बाकी जो 4 अंदर की तरफ बैठे हैं, चारों जो मिडिल में बैठे हैं इन सब की फेसिंग इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, इनसाइड, है ना। चलिए अब आते हैं फिर से, क्योंकि जो मैंने कल बताया था, जो मैंने अभी बताया था, मैंने पहले भी ये टॉपिक में आपको डिस्कशन किया है कि इनसाइड एंड आउटसाइड होगा तो उसका इफेक्ट अलग तरीके से हमें लेना पड़ेगा, राइट। कि एक कॉमन मान लेंगे हम राइट का लेफ्ट का, जैसे ये राइट मान लिया मैंने, अगर ये लेफ्ट मान लिया तो वैसे ही रहेगा। अगर मैं इधर से फेसिंग करी, मेरे को भी ये राइट लग रहा है लेकिन ये लेफ्ट है, क्योंकि मैंने एज्यूम कर लिया। हम एक डायरेक्शन को, एक साइड को, लेफ्ट साइड या राइट साइड को डबल काउंट नहीं करेंगे, सिंगल वे में लेके चलेंगे। सो अब ध्यान से देखिए, Q सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ R, Q बैठा है राइट में किसके, R के, थर्ड। सो जो पहली इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लेफ्ट या राइट डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। कैसे? Q सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ R, R के तीसरे नंबर पे सीधे हाथ की तरफ Q बैठा है, तो मैंने R के कोई एक रैंडम पोजीशन इनमें से ले लूं, मैं इसको R मान लूं, R के थर्ड राइट 1 2 3 पे Q की पोजीशन है। इज इट क्लियर? मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से ले लिया कि हाँ जी क्या पोजीशन है। किसी को यहाँ क्लियर नहीं है? आई एम जस्ट ड्राइंग इट हियर ताकि आपको और अच्छे से क्लियर समझ आए, बिकॉज ऑल इट इज ऑल फॉर यू ना। एंड जिन स्टूडेंट्स ने अपना ड्रॉ कर लिया है वो दे कैन मैच कि उनका कितना सही जा रहा है कितना गलत है, एंड आई रियली विश कि ये सही हो। और जिस स्टूडेंट का सही है ना, मतलब वाओ कि उनको इस तरह के क्वेश्चंस एटलीस्ट अटेम्प्ट करने आ रहे हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी टाइप में आ जाएगा, दिस लिटिल काइंड ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन टू डू। सो 8 पोजीशंस हो गई, है ना, 4 ये हो गई एंड 4 कॉर्नर्स पे हो गई। नाउ R के थर्ड राइट पे 1 2 3 पे Q की पोजीशन है। इज इट क्लियर? वेरी मच क्लियर। एंड अब मैंने राइट कैसे लिया? मैंने R के राइट को प्रॉपर राइट माना है, ऐसे तो राइट जाता है हमारा सीधे हाथ की तरफ अपने, तो मेरा राइट ये है राइट हैंड, तो 1 1 2 3 मैंने ऐसे ले लिया। क्लियर ले लिया ना? यस। नाउ अब Q के राइट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जाएगा, रीजन मैंने बताया क्योंकि इसका फेसिंग इनवर्ड है, इसका आउटसाइड है। तो जो आउटसाइड वाले का राइट अगर मैं राइट ले रही हूँ तो इनसाइड वाले का राइट लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा। क्लियर? अगर Q के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी किसी भी पोजीशन की बात करेंगे तो हम उसे लेफ्ट लेंगे, राइट वाले को लेफ्ट लेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुन के चलना इस चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ T सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट, T सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट। अब T थर्ड लेफ्ट है, लेफ्ट का एरो लगा दिया, ऑफ वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ Q का जो इमीडिएट नेबर है, इमीडिएट नेबर क्या हो गया? बिल्कुल साथ में जो बैठा है, मैं की हूँ मेरे बिल्कुल बराबर में, यहाँ या यहाँ, क्योंकि नेबर्स तो दोनों ही हैं और दोनों इमीडिएट हैं, तो Q के इमीडिएट नेबर्स ये 2 हो गए, है ना। एक ये हो गया और एक ये हो गया। इन दोनों के, इसके या इसके थर्ड लेफ्ट पे T की पोजीशन है, तो इसका इमीडिएट नेबर की बात हो रही है, तो इसके इमीडिएट नेबर का अगर इस वे में लेते हैं, इसको मानते हैं पहले, तो इसका लेफ्ट कैसे लेंगे? इसका लेफ्ट लेफ्ट होगा या इसका लेफ्ट राइट होगा? इसका लेफ्ट लेफ्ट होगा। रीजन, कॉर्नर्स वाले पर्सन है, आउटसाइड फेसिंग है, ये भी आउटसाइड था, तो Q की तो हेल्प ली है, लेकिन Q के इमीडिएट नेबर की बात कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इसका लेफ्ट लेफ्ट ही माना जाएगा, क्योंकि मैंने जो कॉर्नर्स पे जो पर्सन बैठे हैं वो सारे आउटसाइड फेसिंग है, जिन जिन की आउटसाइड फेसिंग है उनका लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट है। श्योर? इज इट क्लियर? यस। सो दिस पर्सन अगर इमीडिएट नेबर इसको मान रहे हैं तो लेफ्ट पे थर्ड कौन सा आएगा? 1 2 3, T की एक पोजीशन ये बन गई। क्लियर? अगर इमीडिएट नेबर ये है तो ये भी कॉर्नर वाला आउटसाइड वाला, सो लेफ्ट को लेफ्ट ही मानेंगे। सो 1 2 3
टी की एक पोजीशन ये आ गई, मेरे पास दो आंसर आ रहे हैं, आई विल राइट बोथ ऑफ देम बिकॉज इफ द सिचुएशन इज कमिंग लाइक दैट आई हैव टू डू इट दैट वे। अपने आप से नहीं सोचना फालतू में, वट एवर इट्स कमिंग आउट टू बी विल हैव टू राइट दैट। क्लियर? नाउ अगली स्टेटमेंट पे जाते हैं। एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ, एस सिट्स सेकंड टू द राइट। अब एस कहां बैठ रहा है? राइट पे, सेकंड राइट। एस की पोजीशन है सेकंड राइट, है ना? राइट ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ टी। अब टी के सेकंड राइट पे जो बैठा है उसके सेकंड राइट पे एस बैठा है। क्लियर? हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ टी, सेकंड टू द राइट ऑफ टी, पहले सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी है, टी का सेकंड राइट यहां से आएगा, सेकंड राइट ही हो गया, इसके सेकंड राइट पे एस, है ना? बिल्कुल गलत जा रहे हो जो ऐसे जा रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है? सेकंड राइट ऑफ टी, पहले सेकंड राइट ऑफ टी क्या होगा? सेकंड राइट ऑफ टी ये नहीं होगा क्योंकि ये इनसाइड फेसिंग पे है, सो इसका राइट लेफ्ट बन जाएगा, इसका राइट लेफ्ट बन जाएगा, है ना? क्योंकि मैंने आपको कल, सॉरी मैं बार बार कल बोल रही हूँ बाय मिस्टेक, सो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कैसे करना है ना? पहले भी मैंने डिस्कस किया एक्चुअली टॉपिक, तो इसलिए हो रहा है ये कि जो भी है मैंने आपको बताया था कि अगर इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, मेरा ये राइट लग रहा है, ये लेफ्ट लग रहा है, लेकिन अगर मैं इधर टर्न कर जाऊंगी तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, चेंज होगी ना पोजीशंस। सो अपोजिट फेसिंग अगर होती है तो हमारे क्वेश्चन के आंसर चेंज होते हैं, तो मैंने पर्सपेक्टिव रख दिया। अब ये पर्सन का इनसाइड फेसिंग है, आउटसाइड वाले का राइट राइट था, लेकिन इनसाइड फेसिंग वाले का राइट लेफ्ट हो जाएगा। तो टी के सेकंड राइट की बात करें तो क्या आएगा? टी के सेकंड राइट कौन सा है? 1 2। अभी इन दोनों में दो पोजीशंस है ना, पहले इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। टी का सेकंड राइट 1 2, ये, फिर इसका सेकंड राइट 1 2, है ना? क्योंकि वो लेफ्ट में ही जाएगा अल्टीमेटली। तो ये एस की पोजीशन आ गई, एक ये आ गई। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कैसे आएगी, क्योंकि दो दो है ना टी, दोनों टी के अकॉर्डिंग देखेंगे हम। सो ये भी हमारा कौन सा? इनसाइड फेसिंग वाले में आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगी? 1 2। अब इसके सेकंड राइट 1 2, ये तो क्यू आ गया, लेकिन हमें ऑलरेडी पता है यहाँ पे क्यू है, तो एस तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब टी की ये वाली पोजीशन गलत है। इससे हमारा कंक्लूजन निकल गया कि टी की कौन सी पोजीशन सही है और कौन सी गलत है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो एक टी की पोजीशन भी एलिमिनेट हो गई इस वाली इंफॉर्मेशन से जो भी हमको मिली है। क्लियर है? नेक्स्ट, नाउ नाउ विल रीड फॉर द, आगे बढ़ते हैं हम, क्या लिखा है दैट। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं P इज नीदर इमीडिएट नेबर ऑफ R नॉर Q। ना तो P R का नेबर है, इमीडिएट नेबर बिल्कुल साथ में बैठने वाला, और ना ही Q का। सो हाउ वुड वी सी इट? P Q के बिल्कुल इमीडिएट नेबर में ना तो यहां आएगा ना यहां आएगा, तो ये पोजीशन दोनों कैंसिल हो गई, P की ये नहीं हो सकती, और P की R के बिल्कुल बराबर में नहीं हो सकती। एक तो जगह T है तो यहां तो हो ही नहीं सकती, यहां पे भी नहीं हो सकती, मतलब ये सेंटर वाली पोजीशन है ना एक टाइप से, है ना? मतलब ये वाली की बात हो रही है, तो इसका मतलब कौन सी पोजीशन बची? ये भी नहीं हो सकती, बाकी सारी ऑक्यूपाइड है, इसका मतलब P की पोजीशन ये वाली है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेरा कंक्लूजन निकला, क्योंकि मेरे पास और कोई सीटिंग बची ही नहीं है, एक ही सीट खाली बची है इस कंडीशन के अलावा कि R के बराबर में भी नहीं है, Q के बराबर में भी नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? जो बची हुई सीट है उनमें से किसी में आएगा, और उनमें से बची हुई एक ही सीट है, वहां पे P की पोजीशन आ गई। क्लियर? आई गेस यस। ओके, नाउ V sits third to the right of U. V sits third to the right of U. U के राइट में तीसरे नंबर पे V है, U का राइट, तो U कहां पर है हमको तो ये पता ही नहीं है, लेकिन U कहां आ सकता है? कौन कौन सी जगह खाली बची है पहले उसको देख लेंगे हम, कौन कौन सी सीटें ऐसी है जो वेकेंट है हमारी, है ना, बची हुई है खाली। सो 1 2 3, ये 3 जगह खाली बची है, इनमें से कहीं एक जगह U आएगा। माना मैं U यहां लिखती हूं, तो इसका राइट देखें, ये कॉर्नर वाला है, कॉर्नर वाले का राइट राइट ही होगा, तो राइट 1 2 3 V यहां आ सकता है एक तो, है ना, और U यहां पे अगर रख दूं मैं तो इसका राइट, ये क्योंकि हमारा कौन से वाला पॉइंट है, ये कौन से वाला पॉइंट है, तो राइट अगर बोलेंगे तो राइट का लेफ्ट हो जाएगा, 1 2 3, तो V यहां पर आ जाएगा। तो U और V की पोजीशंस इंटरचेंज हो रही है, दिख रहा है आपको? दो पॉसिबिलिटीज मैंने दी है। अगर यहां लिखती हूँ U में कॉर्नर है तो इसका राइट 1 2 3 नहीं हो सकता, U यहां लिखूंगी तो 1 2 3, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सही जा रहा है, देख रहे हो आप? अगर यहाँ लिखती हूँ, हाँ लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो राइट लेना है ना मुझे, नहीं हो सकता लेफ्ट, नो। सो यू कांट बी हियर, यू यहाँ पे हो सकता है ना, कॉर्नर पे, तो इसका राइट क्या हो जाएगा? यहाँ से आगे बढ़ रहा है ऐसे राइट, है ना, जैसे यहाँ पे मैं खड़ी हूँ,
यू की पोजीशन में मैं खड़ी, राइट मेरा यू जा रहा है, 1 2 3, तो वी की पोजीशन हमें पता चल गई। क्लियर है? अगर ये यू की पोजीशन है, अभी ध्यान से देखना, क्योंकि वी की क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, दैट वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू, राइट के बेसिकली वी यू के थर्ड राइट पे है, तो अगर यू की पोजीशन ये है तो ये नॉर्मली हमारा कौन सा पॉइंट है, अपोजिट जाना पड़ेगा, 1 2 3, तो वी की पोजीशन ये आएगी, है ना? क्लियर है? ऐसे नहीं जा सकती, नहीं जा सकती ना, क्योंकि ये हमारी फेसिंग है तो राइट का लेफ्ट बन गया। ऐसे क्लियर हुआ? मैंने फिलहाल ये लिख दिया है, हम पॉसिबिलिटीज को और एक्सप्लोर कर लेंगे वंस द क्वेश्चन आगे बढ़ता है ना। आगे आगे क्या बोल रहे हैं, हु डज नॉट सिट्स एट एनी कॉर्नर्स, मतलब यू के लिए बोल रहे हैं, यू किसी कॉर्नर पे नहीं बैठेगा। क्या हमने यू को कॉर्नर पे रखा है? क्या यू को हमने कॉर्नर पे रखा है? नहीं रखा, क्योंकि मैंने एक पॉसिबिलिटी बताई थी, अगर मैं यू यहां रखती हूँ तो इसके थर्ड राइट पे 1 2 3 1 2 3 यहाँ भी आ जाता है, लेकिन यू की कॉर्नर पे पोजीशन नहीं हो सकती। मैंने दो पॉसिबिलिटी अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यू यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि यू डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर। सो इसका मतलब कंफर्म हो गया, हम यू वाली पॉसिबिलिटी हटा देंगे, है ना, यू की पॉसिबिलिटी यहाँ पे रखेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग हमारा वी यहाँ पर आ गया। और ये एंटी क्लॉक क्यों चला, ये लेफ्ट की तरफ क्यों चला, क्योंकि ये हमारा इनसाइड फेसिंग है, तो अपोजिट हो गया उसका, है ना। आई होप सभी को क्लियर हो रहा है। दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी 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 इंपॉर्टेंट in case it comes into the examination. Students might waste about 10 to 15 minutes for solving this particular kind of question कि हमें समझ तो आ रहा है भाई कैसे है, लेकिन दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो बेटर यू जस्ट प्रैक्टिस दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आज लेके आई हूँ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। नाउ W sits second to the left of V. W की पोजीशन बता रहा है, W sits second to the left of V. V के सेकेंड लेफ्ट, तो V का लेफ्ट देखते हैं पहले, वेयर इज V? V का लेफ्ट, V कॉर्नर वाला तो इसका लेफ्ट लेफ्ट ही मानेंगे, है ना। इसका लेफ्ट ही हो गया यहाँ पे 1 2 W की पोजीशन, और यही बनी थी। तो इन केस हमने पूरा बनाया, अगर कुछ क्लैश कर रहा है तो इसका मतलब हमारी कोई इन्फॉर्मेशन हमने जो प्लॉट किया वो गलत हो गई है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इस तरह से मैंने प्लॉट कर दिया। U की पोजीशन में यहाँ लेट करके भी कर सकती थी, बोला था ना सिचुएशन में कि V लेफ्ट राइट पे है U के थर्ड लेफ्ट, तो उसके अकॉर्डिंग भी देख लेते तो आपको जो समझ आता है, क्योंकि वो नहीं जा रहा था वहाँ पे, S क्लैश कर रहा था, है ना। सो हमारी यू की बेस्ट पोजीशन यही है, और क्वेश्चन में बोला था कॉर्नर वाले नहीं, हालांकि ये दोनों आ रही थी, लेकिन बाद में बोल दिया यू कैन नॉट बी एट एनी कॉर्नर, तो हमने कॉर्नर वाली पोजीशन हटा दी। वी गॉट वन पॉसिबिलिटी नाउ, एंड दिस होल इज द पिक्चरल और बेसिकली डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। ये पूरे क्वेश्चन की डायग्रामेटिकली इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्लॉटेड हियर। क्लियर? नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चंस, नाउ जस्ट द क्वेश्चंस लेफ्ट, राइट। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स अपोजिट टू W? इनमें से कौन सा W के सामने बैठा है? अपोजिट मतलब सामने ही हो गया, अपोजिट कौन है W के? W के अपोजिट P, so the answer would be who among the following sits opposite to W? कोई आंसर दे रखा है ऐसा? which matches with the opposite of W? it's P, so हमारा आंसर क्या आएगा? none of the above। पता है एक्चुअली क्या होता है, स्टूडेंट्स थिंक यार इतने सारे ऑप्शन है, इनमें से कोई आंसर मैच करना चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी, यू आर प्लॉटिंग द इन्फॉर्मेशन, यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन, बट स्टिल द आंसर मे बी none of the above। सुनने में कई बार थोड़ा अटपटा लगेगा, यू माइट फील लाइक अरे ऐसा कैसे हो गया, बट हाँ इट मे हैपन। इनमें से कोई नहीं आ रहा, चार ऑप्शन दिए, चारों में से कोई भी नहीं है, आंसर इज none of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, this question number 2 actually I think these are mixed up। okay, now who among the following इनमें से कौन sits second to the left of the one who sits third to the right of P? third to the right of P पहले देखते कौन है ना। third to the right of P, इसका राइट कौन होगा? 1 2 3, third to the right of P आ गई ये। उसके बाद क्या बोला आगे? who sits second to the left of, अब second left of this क्या होगा? क्यों? क्योंकि इसका लेफ्ट तो राइट ही बन जाएगा ना, या नहीं? बताइए, इसका लेफ्ट ऐसे लेंगे या इसका लेफ्ट यहां जाएगा? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम है तो। who among the following sits second to the left of the one who sits third to the right of P? P के जो थर्ड राइट पे है पर्सन, जो भी बैठा है, उसके सेकेंड लेफ्ट पे कौन है ना। सो इसके थर्ड राइट पे है 1 2 3, क्योंकि ये कॉर्नर वाला इसका राइट बनेगा, तो 1 2 3 पे T आ गया, लेकिन इसके लेफ्ट पे कौन सा मानेंगे? इसके लेफ्ट पे इसका राइट वाला ही मानेंगे। क्यों?
क्योंकि इसकी पोजीशन इनसाइड वाली है, तो इसके लेफ्ट जो होगा वो राइट होगा। 1 2 क्यू इसका आंसर है। ये ध्यान रखना, इन सारे क्वेश्चन पे ये कंसिडर किया जाएगा क्योंकि फेसिंग इनवर्ड एंड आउटवर्ड है ना, उस वे में इसका आंसर होगा क्यू। स्टूडेंट्स माइट टेक इट डिफरेंटली, वो आंसर पी वी लिख के आएंगे विच इज रॉन्ग, सॉरी यू लिखेंगे विच इज रॉन्ग, एक्चुअली रॉन्ग है। तो बिल्कुल ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, इट मस्ट नॉट बी गेटिंग रॉन्ग। ये क्वेश्चन में ज्यादातर पार्ट्स कई बार स्टूडेंट्स के रॉन्ग होते हैं। सो वंस हु आर प्रैक्टिसिंग उनके नहीं होते, बट बाकियों के होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सेज which of the following statements is true about V? V के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, ये बताना है हमें। V sits second to the right of P. V sits second, V कहाँ है, ये V second to the right, क्या P के राइट में है V सेकंड राइट पे? नो, ये तो लेफ्ट में है, क्योंकि इसका लेफ्ट तो लेफ्ट ही माना जाएगा कॉर्नर्स वालों का, हमने अज्यूम किया था वही चीज है ना। सो और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, ये तो रॉन्ग हो गई। U sits opposite to V, U V के अपोजिट बैठा है, देखें U और V अपोजिट है क्या? नहीं है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज R sits third to the left of V, V के थर्ड लेफ्ट पे R है, V के थर्ड लेफ्ट, ये कॉर्नर वाला इसको लेफ्ट लेफ्ट ही मानेंगे, थर्ड लेफ्ट पे R है, 1 2 3, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट V sits immediate right of the one who sits second to the right of you. पहले देखते हैं who sits second to the right of you. Second right of you. Second right of you इस कौन है? U का second right कौन सा होगा? यहाँ नहीं, क्योंकि ये हमारा इनसाइड फेसिंग है तो इसका अपोजिट जाएगा, इसका सेकंड राइट होगा 1 2। ये पर्सन आ गया। अब इस पर्सन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं, पूरी स्टेटमेंट देखिए फिर से। V sits immediate right of the, immediate right, immediate right of the who sits to the right of you. तो U के राइट में हमारा जो पर्सन आया था ऊपर वाला, उसके इमीडिएट राइट वाला देखना है, क्या V है? इसके इमीडिएट राइट, इसका इमीडिएट राइट होगा इसका लेफ्ट, इसका इमीडिएट राइट हमारा होगा इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट हो गया ये वाला। तो हाँ जी V बैठा है, दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली ट्रू। क्लियर हुआ? तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी ठीक बन रही है। क्लियर है? ऐसे हमें एनालाइज करना है क्वेश्चन में, नन इज वाला ऑप्शन नहीं आया बिकॉज हमारा एक ट्रू आ गया, तो विल जस्ट मार्क दैट वन। क्लियर? नो डाउट? आई गेस नो। मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ S विद रिस्पेक्ट टू Q? S की क्या पोजीशन है Q के रिस्पेक्ट में, फोर्थ सेकंड थर्ड, ऐसे इस तरह से हम ऑप्शन में हेल्प ले सकते हैं कि हमें किस तरीके से आंसर देखना है। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ S विद रिस्पेक्ट टू Q? Q के रिस्पेक्ट में S की क्या पोजीशन है? Q के रिस्पेक्ट में S कहां पर है? Q हमारा इनसाइड फेसिंग है, तो ये राइट दिख रहा है लेकिन हम इसे लेफ्ट मानेंगे। सो S इज सेकंड लेफ्ट टू Q। 1 2, हमें राइट दिख रहा है लेकिन हम लेफ्ट मानेंगे क्योंकि Q का फेसिंग इनवर्ड है ना। सेकंड टू द लेफ्ट इज द आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? In case still you are having any doubt, you can ask me. This very important question as well as easy to do once you are just going conceptually. It's not tough to do. Okay. So ये questions मैंने करा दी हैं। अब इसी information से related कुछ questions मैंने आपको homework के लिए दिए। You need to try these questions at your home or like wherever you are and answer me in the comment box. ठीक है? I just need to check कि आपको कितने क्वेश्चन खुद से एनालाइज करने आ रहे हैं। मैंने इन्फॉर्मेशन की प्लॉटिंग अच्छे से की है। यू जस्ट नीड टू चेक कि कौन से गलत है कौन से सही है। ओ सॉरी, मतलब विच ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट एंड नॉट, मतलब बेसिकली आपको एक ही टिक करना है वैसे तो। सो क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी? फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए हैं इसमें मैंने, उसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। वेयर इज W फेसिंग? इनसाइड, आउटसाइड, वेस्ट एंड आउटसाइड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हु इज सिटिंग अपोजिट टू T? इनमें से। सो ये क्वेश्चंस है जो आपको करके रखने हैं अच्छे से। एंड देयर इज वन मोर क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन, या हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन W एंड P एंटी क्लॉकवाइज? नाउ यू नो व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब अपने अकॉर्डिंग सामने इन्फॉर्मेशन रखिए, उसको एंटी क्लॉकवाइज देख लेना। मेरे अकॉर्डिंग ये दिख रहा है, आपके अकॉर्डिंग ये दिखेगा इन केस यू आर वाचिंग ऑन द स्क्रीन। ओके, क्योंकि आपके सामने स्क्रीन ऐसे है, यू विल गेट टू सी ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, दिस इज क्लॉकवाइज है ना। सो लाइक दिस। सो ये 4 क्वेश्चन है जो होमवर्क में है। These must be done by the next session. I really wish कि आप साथ साथ ही कर लें, ठीक है? So keep the questions done. Okay. And please write the answers. Just send me the answers any way possible, any way that is possible for you students.
द स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग सेशंस फ्रॉम मी वो मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं, अदरवाइज द स्टूडेंट्स टेकिंग द सेशन थ्रू यूट्यूब they can just comment down in the comment box below. Okay, so thank you for taking the sessions. Keep practicing. Have a nice day.